नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे देश दुनिया की चर्चित बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आज जिन 3 मुद्दों पर बात होगी उसमें दुनिया से आज हम अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के खराब होते हालात पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि किस कदर श्रीलंका में महंगाई ने लोगों को सड़कों पर उतरने को बाध्य कर दिया है और आखिर दिवालिया हो चुके श्रीलंका को रास्ते में लाने के लिए क्या कुछ कवायद वहां की जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अलगाववादी ताकतें भारत को आंतरिक संप्रभुता के लिए खतरा खड़ा कर रही हैं। पंजाब में जो कुछ भी हुआ खालिस्तान के नाम पर, इसके क्या मायने हैं। और तीसरा अहम मुद्दा जो मैंने आज सुना है आपसे विस्तार से चर्चा करने के लिए, वो मुद्दा है दिल्ली में हुए मुख्यमंत्री और न्यायाधीशों के साझा कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारों और न्याय व्यवस्था को क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की, ये सब जानेंगे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। वैसे देखा जाए तो विश्व पटल पर हर दिन कई खबरें सुर्खियों में देखने को मिलती हैं। अफगानिस्तान और तालिबानी सरकार ने शिक्षा को लेकर एक नई व्यवस्था दी है, एक नया फरमान जारी की है तालिबान सरकार ने। अब स्कूल कॉलेजों में 3 दिन केवल पुरुषों की पढ़ाई होगी तो शेष 3 दिन केवल महिलाएं ही स्कूल जा पाएंगी, वो भी इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए। ये खबर भी सुर्खियों में है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो लगातार तबाही का दौर वहां भी जारी है। सबकी निगाहें इस युद्ध पर भी टिकी है। हमने अपने पिछले कई एपिसोड में इस तबाही पर आपसे विस्तार से चर्चा भी की है। अब तो खबर ये आ रही है कि रूस के तमाम न्यूज चैनल पुतिन पर इस युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए दबाव बना रहे हैं। इन सब के बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन की सहायता के लिए 33 अरब रुपये की मांग की है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो अब चीनियों के लिए यहाँ खतरे की घंटी बज रही है। अब तक 15 से ज्यादा चीनी नागरिकों की पाकिस्तान में हत्या की जा चुकी है। ये सब मुद्दे अपने जगह हैं, लेकिन आज हम जिन मुद्दों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और संभवतः अब तक मैंने मुद्दे की बात राजन के साथ कार्यक्रम में इस पर चर्चा भी बहुत विस्तार से नहीं किया है, वो है श्रीलंका के हालात की। जाहिर सी बात है इन दिनों श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका सरकार अब पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, या आप कह सकते हैं कि जो वहां पर हालात हैं श्रीलंका की सरकार पूरी तरह से दिवालिया भी हो चुकी है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। जो आंकड़ा हमने इकट्ठा किया है उसे देखकर आपके माथे पर पसीना आ जाएगा कि आखिर कैसे श्रीलंका में मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कितना विकट हालात है श्रीलंका में। वहां के सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है, लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। हमने अलग अलग जो सोर्सेज हैं, सूत्र हैं, उनसे वहां की महंगाई का आंकड़ा आपके सामने लाने की कोशिश की है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो खाना बनाने का सिलेंडर है जिसको आप लोग एलपीजी सिलेंडर कहते हैं, वो 4200 रुपये वहां पर प्रति सिलेंडर के दर से मिल रहा है लोगों को। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। 250 रुपये में पेट्रोल तो डीजल करीब 200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वहां बिक रहा है। आम जनों की जरूरतों की चीज की बात की जाए, चीनी हर घर की आवश्यकता होती है, गेहूं चावल हर घर की आवश्यकता होती है। चीनी 240 रुपये किलो, कभी आप सोच सकते हैं। मिल्क पाउडर की बात की जाए 1900 रुपये प्रति किलो, चावल 220 रुपये और गेहूं करीब 190 से 200 रुपये प्रति किलो की दर से वहां पर खरीदने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। अंडा की बात की जाए 30 रुपये में आप पूरे दर्जन भर अंडा खरीदते होंगे यहाँ, लेकिन वहाँ एक अंडे के लिए 30 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। इन दामों को सुनकर निश्चित तौर पर आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे वहाँ के लोग गुजारा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है यही वो बड़ी मजबूरी हो गई है जो लोग सड़कों पर हैं। लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है, हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है, लोग राशन पानी लूट रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच हालात को संभालने की कवायद राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे की ओर से शुरू किया जा चुका है।
लोगों की मांग थी, विरोधी दलों की मांग थी कि मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, जो मौजूदा सरकार है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अब गोटबाया ने अपने भाई जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे को हटाने का फैसला किया है। खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति जल्द ही वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो हालात है उसे वहां की जनता को कुछ राहत दे सके। देश बदहाली की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्षी दल हालात सुधारने के लिए सहयोग देने की बजाय लगातार विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। इसका परिणाम साफ तौर पर दिखता है कि वहाँ हालात कितने नासाज होते जा रहे हैं। जब तक बात की जाए राष्ट्रपति और तमाम लोगों की कवायद की, तो निश्चित तौर पर वहाँ जब तक सरकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तब तक हालात में संभवतः कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये जरूर है कि भारत ने बढ़ चढ़कर श्रीलंका का साथ दिया है। वहाँ पर खान की बात की जाए या डीजल पेट्रोल की बात की जाए, करीब 2.5 अरब रुपए का सहयोग भारत की ओर से श्रीलंका को पहुंचाया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारत की ओर से जो ये राहत मिली है उससे कहीं न कहीं ये थोड़ी बहुत राहत श्रीलंका के लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगा। आपको बता दें कि श्रीलंका में 2 बड़ी पार्टियां हैं, जिसका नाम है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और दूसरी है पोडुजाना पेरामुना पार्टी। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के मुखिया और श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री मैत्रीपाला सिरिसेना हैं। वहीं दूसरी ओर मौजूदा प्रधानमंत्री जो हैं वो दूसरे सियासी दल से आते हैं। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि फिलहाल एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। हालांकि अभी तारीख घोषित नहीं हुआ है कि कब मौजूदा कैबिनेट को वो बर्खास्त करते हैं और अंतरिम सरकार का गठन करते हैं, लेकिन इस वक्त कवायद शुरू होती है। देखने वाली बात होगी और हम उम्मीद करें कि श्रीलंका में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों में अगर अस्थिरता की हालात रखते हैं तो इसका सीधा असर अपने देश पर भी पड़ना लाजिमी है। और ऐसे में हमारी यही कामना होगी कि श्रीलंका में जल्द से जल्द वहाँ पर हालात काबू में हों, लोगों को महंगाई से निजात मिले और जन सामान्य जो है एक सामान्य जीवन जीने की ओर आगे बढ़े। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे आखिर सियासत का ये कैसा रूप है जो देश को अलगाव के रास्ते पर ले जाना चाहता है। हम बात करेंगे पंजाब में जो कुछ खालिस्तान के नाम पर किया, क्या वो जायज़ है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसी गतिविधियां जो देश की आंतरिक संप्रभुता के लिए खतरा है, उसे क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या कहती है ग्रहों की चाल? कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चलिए दुनिया से निकलकर अब हम अपने देश की बात कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब में जो कुछ भी हुआ है, इस चिंता का विषय है हम सबके लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और साथ सत्ता और शासन में बैठे लोगों के लिए भी। अचानक खालिस्तान का जिन पता नहीं कहाँ से बाहर निकल आया। देश में अभी चुनौतियों कोई कमी है क्या? कोरोना ने पूरी व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। देश इन परिस्थितियों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे उन चुनौतियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसे मुद्दे और उसको लेकर सड़कों पर संघर्ष देखने को मिलता है जिसका जन सरकार से कोई निवेदन नहीं है। आपने देखा कि किस तरह देश में कभी अजान वर्सेज हनुमान चालीसा, कभी हलाल वर्सेज झटका का विवाद रहा, कभी हिजाब और खिताब को लेकर के विवाद चला, अब खालिस्तान जैसा मुद्दा हम पढ़ रहे थे। काफी चिंता का विषय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आंकड़ा दिया है जिसमें कहा गया है कि देश को कोरोना काल के नुकसान की भरपाई करने में करीब 12 साल का समय लगेगा। ये समझना होगा कि आर्थिक तौर पर जब देश इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है तो सब कुछ सामान्य होने में 12 साल का समय लगेगा। फिर इस तरह का विवाद खड़ा कर जबरन देश का माहौल खराब करने से मुट्ठी भर लोग
मुट्ठी भर संगठन क्या हासिल करना चाहते हैं। अभी पंजाब में चुनाव हुआ है, नई सरकार बनी है, कहाँ चर्चा हो रही है खालिस्तान की? किसने मांग की है खालिस्तान की? फिर खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने का मकसद शायद आपको भी नहीं समझ में आया होगा और मुझे भी समझ में नहीं आया। इसके पीछे केवल चुनाव में सियासत है। चुनाव के वक्त कुमार विश्वास जरूर एक बार आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल पर इससे जुड़े एक मुद्दे पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया था। अब खालिस्तान का विरोध करने के नाम पर सड़क पर उतरकर तलवार भांजा जाए, खालिस्तान समर्थन और विरोध में नारे लगाए जाएं, ये देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। एक ऐसे मुद्दे पर आम जनजीवन को असामान्य करने की कोशिश समझ से परे है। चिंतित होता हूँ, बार बार ऐसे मुद्दों को मैं प्राथमिकता से उठाता हूँ, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के मकसद को हमें समझना होगा, उसे नाकाम भी करना होगा। इस मामले में सरकारी कार्रवाई चाहे जो हो, पंजाब में तमाम पुलिस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, कुछ को हटा दिया गया, धारा 144 भी लगा दी गई पटियाला में, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे हालात ही पैदा क्यों हैं? खालिस्तान के नाम पर पटियाला जलाने की कोशिश ही आखिर क्यों की जाए? राम रहीम के नाम पर कभी रामनवमी के जुलूस तो कभी ईद को लेकर के इस तरह की सुरक्षा क्यों करनी पड़े, जैसे हमारे देश में हमारे जो अपने भाई हैं वही आपस में दुश्मन हैं। ऐसा लग रहा है कि माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण होता जा रहा है। ऐसी हर घटनाओं से देश का भी नुकसान होता है। अब बात तो ये भी निकल कर आ रही है कि ये करतूत सैनिकों और अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं की है। कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी तो कुछ हिंदू कट्टरपंथी ताकतें माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि अगर समाज के ताने बाने को तितर बितर कर ये संगठन क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। आज जब विश्व भारत की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रहा है, विश्व शक्ति के रूप में हमारी पहचान बन रही है, तो फिर इस तरह के हरकत से आपको नहीं लगता कि हमारे देश की छवि खराब होगी? बहरहाल बेहतर तो यही होता। ये होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, आप भी सोचेंगे, लेकिन चाहत ये जरूर है कि देश को खुशहाल के रास्ते पर ले जाने के लिए माहौल खराब करने वाले संगठनों को कतई माफ नहीं दिया जाना चाहिए। मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा कहीं नहीं, लौट के आता हूँ तो फिर बात करूंगा एक लंबे अंतराल के बाद हुए मुख्यमंत्री न्यायाधीश कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में, समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आखिर क्या कुछ संदेश निकल कर बाहर आता है। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ। वैसे तो देश में कोयले की किल्लत है, बिजली की किल्लत है और तमाम तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन दरअसल किसी भी लोकतंत्र का 3 मुख्य आधार होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हमने सोचा कि न्यायपालिका से जुड़े इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिया जाए। 2016 के बाद न्याय प्रक्रिया और सरकारों की भूमिका पर एक सकारात्मक चर्चा का दौर शुरू हुआ है। दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और न्यायाधीशों का एक साझा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इससे पहले ये कोशिश 2016 में हुई थी। दरअसल न्यायपालिका लोकतंत्र का अहम स्तंभ है, जिसका सीधा रास्ता आम आदमी से है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान अदालत के दरवाजे पर ही दरखास्त लगाता है। इसलिए मैंने इस कॉन्फ्रेंस पर आपसे चर्चा करने की बात सोची। सबसे पहले तो ये अच्छा लगा
कि इस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, ममता बनर्जी की बात की जाए, केजरीवाल की बात की जाए, भूपेश बघेल, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तमाम मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, वो काफ़ी आत्मीय रंग में नजर आए। प्रधानमंत्री इस कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जरूरतमंदों को न्याय मिल सके, इसका रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। मोदी जी ने आज़ादी के 100 साल यानी 2047 तक के भारत की परिकल्पना की। ये कहा जितने मुख्यमंत्री वहां आए थे उनसे कि हमें 2047 के भारत की एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इस पर सबको सोचना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मकसद बिल्कुल साफ था कि अदालत पर भरोसा करने वाले हर इंसान को समय से आसानी से न्याय मिल सके। चर्चाएं अक्सर होती हैं। मोदी जी ने यह भी जिक्र किया कि 2015 के बाद से केंद्र सरकार ने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चुना है जो अनावश्यक हो चुके हैं और इसका आम आदमी या कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उसमें से 1450 कानूनों को खत्म भी कर दिया गया है। चिंता इस बात की भी प्रधानमंत्री की ओर से जाहिर की गई कि इन 1450 कानूनों जिसको केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है, उसमें से केवल 75 कानूनों को ही राज्य सरकारों ने अब तक खत्म किया है। नाहक समय जाया होता है। ऐसे कानूनों को लेकर के कोई अगर पेचीदगी आती है, अदालत तक मामले पहुंचते हैं, तो उसमें बेकार का वक्त जाया होता है। प्रधानमंत्री की इस बात से भी हर कोई इत्तेफाक रखता है कि न्याय की व्यवस्था स्थानीय भाषाओं में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी है उसको उसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। वाकई इस कॉन्फ्रेंस के मंच से जो बातें निकल कर आई वो काफ़ी सकारात्मक थी। अब ये भी बोला गया कि अभी देश में करीब 3.5 लाख से अधिक ट्रायल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि न्याय व्यवस्था में अभी कितनी तेजी लाने की आवश्यकता है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। न्याय व्यवस्था में लेट लती हुई पेंडिंग मामलों का बाढ़ हमेशा से चुनौती रहा है और इसको लेकर के तमाम सरकारों ने अलग अलग तरीके से इसको निपटाने की कोशिश की। जन अदालत के जरिए बड़े पैमाने पर ऐसे छुट्टे पुट्टे जो मामले हुआ करते थे, जो अदालतों तक, जिला अदालत या तहसील तक जाते थे, उनको निपटाने की कोशिश चल रही है। लेकिन आप अगर आंकड़ा उठाएंगे, अभी भी लंबित मामलों की राज्यों में जो लंबित मामले चल रहे हैं, 25 हाईकोर्ट की बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, जिला अदालतों की बात की जाए और उसके अधीनस्थ जो तमाम अदालतें हैं, तो ये चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा कोई नया नहीं है, लेकिन मेरे जो आंकड़ा है वो इस साल मार्च तक का है। मार्च तक का इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इसका आखिर हमने, क्योंकि अदालत का मामला है, तो हमने भी जो सोर्स लिया है वो काफ़ी सटीक लिया है। लोकसभा के अभी हालिया जो सत्र चले हैं उसमें पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से ये डाटा सदन पटल पर रखा गया था। यानी इससे ऑथेंटिक कोई डाटा हो नहीं सकता है। इस डाटे पर नजर डालिए, आप भी देखिए। इसके मुताबिक जिला और अधीनस्थ अदालतों में करीब 4,70,00,000 मामले लंबित हैं, पेंडिंग हैं। देश के 25 हाईकोर्टों की बात की जाए, देश में भी 25 हाईकोर्ट हैं, उच्च न्यायालय जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में, यहाँ भी भारी भरकम आंकड़ा है। करीब 59 लाख मुकदमे यहाँ भी लंबित हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो पेंडिंग केसेस की संख्या यहाँ भी करीब 70,000 के आसपास है। ये बहुत बड़ा जखीरा है लंबित मामलों का। जाहिर सी बात है, अदालत से हर उस इंसान की उम्मीद होती है जो हर तरफ से थक हार कर अदालत में न्याय की गुहार लगाता है। ऐसे में वाकई प्रधानमंत्री ने जो रहा है उस पर राज्य सरकारें और अदालतों को अमल करना चाहिए। ऐसा होता है तो न केवल अदालतों का चक्कर लगाकर थके हारे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, त्वरित न्याय प्रणाली अपने देश की आवश्यकता भी है। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक देना न भूलें। देश में बिजली की किल्लत है, ऐसे में आप भी बिजली की बचत करें। और हाँ, जाते जाते आपको कोरोना के खतरे से भी आगाह करता जा रहा हूँ। खुद भी सुरक्षित रहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।
फिर मिलेंगे कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। नमस्कार।